स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज लेक्चर 5 में एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ऑलरेडी एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ चुके हैं, एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया था। आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ तभी एप्लीकेबल है व्हेन आई इज कांस्टेंट विथ टाइम। आई इज कांस्टेंट विथ टाइम। अगर आई वेरी करेगा तो हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। सो ये एम्पियर सर्किटल लॉ था। इससे एक एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं और वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, वो इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। उसके अलावा आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और एम्पीरियन लूप में कुछ रिलेशन होता है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग एम्पियर्स लूप को सिलेक्ट करते हैं या एम्पीरियन लूप को सिलेक्ट करते हैं। तो वो रूल्स क्या क्या थे उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि जब भी जिस भी डेरिवेशन में मैं एम्पीरियन लूप लूँगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से कंडीशंस वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो पहला तो बी पैरेलल टू डी एल वाला लिए थे, उसके अलावा बी परपेंडिकुलर टू डी एल लिए थे, बी एंड डी एल एंगल थीटा कांस्टेंट, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल थीटा कांस्टेंट। सो थीटा कांस्टेंट या बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड बी इक्वल्स टू 0। तो दीज आर द रिलेशंस जो हम लोग को ध्यान रखने होते हैं कि अगर इनमें से कोई एक या दो कम से कम सेटिस्फाई हो, उसी हिसाब से एम्पीरियन लूप लेंगे तो हमारे लिए काम आसान रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट डेरिवेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं फॉर एम्पियर्स लॉ। वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग hollow cylindrical current carrying conductor। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा इस तरह का, और इसके केवल पेरिफेरी पे, इसके पेरिफेरी पे करंट होगा इस तरह से, इसके पेरिफेरी पे इस तरह से करंट है। अब हम लोग को इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम लोग इसमें इसका सेंटर दिखा लेते हैं, ये सेंटर हो गया, और इसके सेंटर को ज्वाइनिंग का जो ज्वाइनिंग लाइन है उसको जब ज्वाइन करते हैं तो ये एक्सिस हो गया। सपोज कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो a है, मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो है वो a है। अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर a है, हम लोग को इसके एक्सिस से किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये जो स्मॉल r है ना, वो स्मॉल r अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यू लेगा। केस 1 जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्मॉल r लेस देन a होगा। अच्छा, स्मॉल r लेस देन a मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट इज इनसाइड सिलेंडर, है ना, पॉइंट इज इनसाइड द सिलेंडर। पॉइंट जो है सिलेंडर के अंदर है। ठीक, यहाँ पे कुछ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे r लेस देन a। अब इसका एक ना टॉप व्यू बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका क्या बना रहे हैं? एक टॉप व्यू। देखिए, करंट जो आपको दिखेगा वो आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, क्योंकि करंट हमने ऊपर की ओर माना है, तो करंट जो होगा वो हम लोग को इस तरह से डॉटेड दिखेगा। ये एक्चुअली करंट यूनिफॉर्मली पूरे क्रॉस सेक्शन में है, और वो कैसे दिखाएंगे, उसको दिखा नहीं सकते। तो जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए मान ली कि करंट इस तरह से डॉट 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 है, वास्तव में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पेरीफेरी पे। और हम लोग सेंटर से किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एम्पीरियन लूप लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसी सेम इसको सेंटर एज्यूम करते हुए एक सर्कल ले लिए जिसका रेडियस स्मॉल r ही है।
अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग पहले देखिए इसमें आई इनक्लोज्ड कितना है वो देख लेते हैं। तो सपोज वी वांट टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर आई इनक्लोज्ड इज जीरो। क्यों आई इनक्लोज्ड जीरो है? आप देखिए इस एम्पीरियन लूप के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जो भी करंट है वो इस एम्पीरियन लूप के बाहर है, तो आई इनक्लोज्ड जीरो हो गया। आई इनक्लोज जीरो हुआ तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यहां से क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है, बी डीएल आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि डीएल तो ऐसे है, बी और डीएल आपस में परपेंडिकुलर होने का सवाल नहीं है। बी और डीएल अगर होगा तो सिमेट्रिक की वजह से सर्कुलर ही होना चाहिए, तो अगर सर्कुलर होगा तो बी और डीएल आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो एंगल की वजह से तो जीरो हो नहीं रहा है, और पैरेलल होना चाहिए, तो बी और डीएल दोनों में से कोई भी जीरो नहीं। आप सोचिए कि बी डीएल कॉस थीटा, इन्हीं को तो मिलके जीरो होना है ना, तो थीटा की वजह से तो जीरो हो नहीं रहा है। क्यों? बी और डीएल आपस में परपेंडिकुलर इस केस में नहीं है। अच्छा, डीएल की वजह से भी जीरो नहीं हो रहा है। क्यों? इस लूप में डीएल तो जीरो नहीं है, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे 2πr आएगा। तो इसका मतलब श्योर हो गया कि अगर ये इंटीग्रल जीरो है तो एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण है कि b शुड बी जीरो। ठीक है, ये b इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि हर बार जरूरी नहीं है कि b और dl का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो b जीरो होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि b dl एक खास पोर्शन में पॉजिटिव हो और दूसरे पोर्शन में नेगेटिव हो, और दोनों का सम करने पे जीरो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, वो हमने कंफर्म कर लिया, क्योंकि b और dl अगर होगा यहाँ पे b तो वो सर्कुलर ही होना चाहिए। तो कभी भी ये नहीं हो सकता है कि आधे में पॉजिटिव और आधे में नेगेटिव हो। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर बी होगा यहाँ तो सर्कुलर होगा, और सर्कुलर होगा तो कॉन्सेंट्रिक होगा इसके साथ, मतलब इसी लाइन पे लाई करेगा, और अगर इसी लाइन पे लाई करेगा तो बी और डीएल के बीच का एंगल हमेशा जीरो होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव करके जीरो होना इसमें पॉसिबल नहीं था, तभी हम लोग बी डॉट डीएल को जीरो लिखने के बाद उसका इम्प्लीकेशन बी इक्वल टू जीरो लिख पाए। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, मतलब केस 1 प्रूव हो गया कि अगर r लेस देन a है तब तक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। अब हम लोग केस 2 के लिए चलते हैं। केस 2 क्या होगा? केस 2 जो हम लोग देखेंगे, केस 2 में पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर करेंगे। पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर मिलेंगे, मतलब यहां पे कहीं पॉइंट होगा। तो अगर यहां पे पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली स्मॉल आर ग्रेटर देन ए आएगा, है कि नहीं? तो वो वाला केस देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो हम लोग फिर से एक एम्पीरियन लूप लेते हैं, ऐसा ही लेंगे। ठीक है, अच्छा इस बार भी डीएल कुछ इस तरह से ले लेते हैं। डीएल इस तरह से लेंगे तो बाहर जो करंट है वो करंट को पॉजिटिव लेना होगा, तो बहुत बढ़िया है, करंट पॉजिटिव ले लेंगे। पॉइंट इज आउटसाइड द सिलेंडर, आर ग्रेटर देन ए हम लोग को पता चल गया। सबसे पहले इसमें भी आई इनक्लोज्ड निकाला जाए, तो अगर आई इनक्लोज्ड निकालिएगा तो इसमें जो टोटल करंट है, मान लेते हैं कि टोटल करंट आई है, तो टोटल करंट आई ही इसके अंदर इनक्लोज्ड है, क्योंकि लूप के अंदर पूरा करंट है ना। तो आई इनक्लोज्ड इज कैपिटल आई। ठीक, अगर ये लिख लिए तो हम लोग बाकी डेरिवेशन यहाँ कर सकते हैं, है ना, बाकी डेरिवेशन उधर करते हैं। आई इनक्लोज्ड 1 आई आ गया, तो हम लोग इसके आगे यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, वो इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। यस और नो? अब सोचिए बी और डी एल यहाँ भी सिमेट्रिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिक सिचुएशन है तो बी और डी एल आपस में क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, मतलब बी डी एल कॉस जीरो हो जाए, कॉस जीरो 1 होता है, क्योंकि बी और डी एल के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको बी डी एल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो 1 हो गया, है ना। तो बी डॉट डी एल ये बी डी एल बन गया, और ये म्यू नॉट इंटू आई हो गया। अच्छा, हमने बात करा है कि ये जो b का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और b का मैग्नीट्यूड जैसे ही इंटीग्रेशन से बाहर आया केवल dl का इंटीग्रेशन क्लोज लूप में बच गया, और वो हो गया म्यू नॉट इंटू आई। अब इस नेक्स्ट स्टेप को यहाँ करते हैं। देखिए b इंटू
डीएल का क्लोज इंटीग्रल इस पूरे सर्कल के लिए, अगर इस सर्कल के लिए करें तो वो 2 पाई आर आएगा, क्योंकि इसका रेडियस भी हमने स्मॉल आर ही लिया है, स्मॉल आर एक वेरिएबल डिस्टेंस है। तो ये हम लोग b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई ये लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग b का फाइनल आंसर लिख लेंगे। सो b कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो b है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक तो काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे। तो इससे रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से B वर्सेस R का ग्राफ। तो हम लोग जानते हैं कि जब तक ये R 0 से A के बीच में था, 0 से A के बीच में था, तब तक जो मैग्नेटिक फील्ड था वो 0 था। तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक। लेकिन जब R ग्रेटर देन A हो गया तो उसका जो वैल्यू है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि R इक्वल टू A पे कितना है वैल्यू। तो R इक्वल टू A पे अगर वैल्यू निकालना हो तो B का वैल्यू लिख लेंगे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई A। यानी कि R ग्रेटर देन R के लिए या R ग्रेटर देन A के लिए जो एक्सप्रेशन है उसी एक्सप्रेशन में R की जगह A रख देने से R इक्वल टू A वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ वैल्यू लेगा, इस वैल्यू का ये वैल्यू होगा ये, वास्तव में इसको हम लोग B नॉट से डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद फर्दर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इसको भी सेम कलर से बना लेते हैं। वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे B 0 है और यहाँ पे जो B है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इस तरह से हम लोग हॉलो सिलेंडर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डेरिवेशन हमने कर लिया और साथ ही साथ हम लोगों ने उससे रिलेटेड ग्राफ भी बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्ट। तो इन सब को हम लोग मिटा दे रहे हैं और वहां पे जो हॉलो था उसकी जगह क्या रख देंगे, उसकी जगह लिख लेंगे सॉलिड। तो इस तरह से ये समाप्त हो गया। अब यहां पे लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जाम्पल में भी है ग्राफ के साथ। तो ये स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये हमने पहले उसका एक्सिस बना लिया है और उसके बाद हमने ये सिलेंडर बनाया है। ये जो सिलेंडर है ये एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या है ये? एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक। और ये भी लॉन्ग है, इनफाइनाइट है। तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ही मानेंगे। ऊपर की ओर भी एक्सटेंड हो रहा है इनफाइनाइटली और नीचे भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है। करंट जो इसमें है उसको अगर हमको दिखाना हो तो हम लोग करंट कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए, करंट पूरे क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है। करंट क्या हो रहा है? पूरे क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है, केवल पेरिफेरी से नहीं निकल रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन में भरा हुआ करंट है। तो अगर इसके टॉप व्यू को ड्रॉ करें तो ये हमारा सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर के हर पॉइंट से हम लोग को करंट आता हुआ दिख रहा है, यूनिफॉर्म है। हम लोग कुछ डॉट्स जरूर ड्रॉ कर पाएंगे, सारे डॉट्स तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो करंट है वो यूनिफॉर्मली पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और टोटल करंट जो है वो कैपिटल आई। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका भी रेडियस हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, सपोज वो रेडियस ए अज्यूम करते हैं। ठीक, यहां से ये दूरी ए है। अब हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगेन हम लोग बहुत सारे केसेस को कंसिडर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ केस वन। केस वन में हम लोग अगेन ले रहे हैं पॉइंट लाइंग इनसाइड द सिलेंडर, मतलब आर जो लेंगे, आर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ से एक वेरिएबल डिस्टेंस ले रहे हैं आर। ठीक है, तो अगर पॉइंट को इनसाइड द सिलेंडर रहना है तो आर शुड बी लेस देन ए, यस और नो। अब इसके लिए जब हमको निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप। तो सिमेट्री की वजह से हम लोग एम्पीरियन लूप सर्कुलर ड्रॉ करेंगे आर रेडियस का। अब क्या इसके अंदर आई इनक्लोज्ड है, तो इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आई इनक्लोज्ड क्या होगा। तो आई इनक्लोज्ड अगर निकालने का हमारा मन हो, हम क्या लिखेंगे आई इनक्लोज्ड को। अब देखिए, आई इनक्लोज्ड मतलब इस एम्पीरियन लूप के अंदर में कितना करंट, इतने एरिया में जो करंट होगा उसी को तो हमको लिखना है ना। अब इस एरिया का जो करंट है उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझिए। हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका आई इनक्लोज्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पाई ए स्क्वायर एरिया, ये पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सरकमफेरेंस का एरिया, पूरे सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का एरिया। पाई ए स्क्वायर एरिया में जो करंट है वो आई है, तो यूनिट एरिया में कितना करंट होगा, आई बाई पाई ए स्क्वायर। ठीक, और हमारा जो लूप है उसके अंदर कितना इनक्लोज्ड एरिया है, वो है पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर कितना करंट होगा, तो आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर ये होगा। और पाई से पाई हम लोग कैंसिल कर देंगे और आई इनक्लोज्ड का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये आई इनक्लोज्ड आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। अब इसके बाद हम लोग को एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो लेट्स अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो हम लोग सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लिख लें, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, यस और नो। बी डॉट डी एल के लिए कहानी वही है जो अभी तक स्ट्रेट वायर के लिए था या हॉलो सिलेंडर के लिए था, क्योंकि अगर बी होना है तो उसको इसी लूप में इसी डायरेक्शन में होना है और करंट भी पॉजिटिव इधर ही ले रहे हैं, तो इसीलिए बी और डी एल के बीच में एंगल जो होगा वो जीरो होगा और बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। मतलब यही दोनों केसेस अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो हम लोग इसको अगले स्टेप में बी डी एल लिख लेंगे, क्योंकि कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड ऑलरेडी निकाल के रखें, कैपिटल आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यस और नो। अब b का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, इंटू dl का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो 2 पाई r होगा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यस और नो। नाउ व्हाट वी कैन डू, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई r ए स्क्वायर, यस। R से एक R कैंसिल हो जाएगा। B का वैल्यू फाइनल क्या लिख पाएंगे, फाइनल B का वैल्यू लिखेंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या देखा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है और B का जो वैल्यू होगा वो B का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। बी का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर हम लोग केस 1 की बात करें, जिसमें हम लोग ले रहे हैं केवल वैसे केस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड द सिलेंडर हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब आर लेस देन ए की बात कर रहे हैं, तो उस समय बी जो होगा आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम लोग केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे। तो सेकेंड केस की शुरुआत करते हैं।
तो लेट्स स्टार्ट केस 2। केस 2 क्या होगा? केस 2 में हम लोग R ग्रेटर देन A ले रहे हैं। R इक्वल टू A वाला केस इसी में वैल्यू पुट करने से आ जाता है। तो केस 2 R ग्रेटर देन A ले रहे हैं। R ग्रेटर देन A लेंगे तो वो पॉइंट बाहर होगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तो अगर एम्पीरियन लूप लें तो ये सर्कल होगा एम्पीरियन लूप का, यस और नो। अब इसके लिए अब हम लोग अगर आई इनक्लोज्ड लिखें तो इसका आई इनक्लोज टोटल आई हो जाएगा कि नहीं? पूरा आई इसके अंदर ही इनक्लोज्ड है। अब इसीलिए आई इनक्लोज निकालना नहीं है तो डायरेक्टली ACL लगा दें, एम्पियर सर्किटल लॉ। सो बाई एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन राइट क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, यस और नो। यहाँ भी कहानी वही रिपीट हो रही है, B और DL सेम डायरेक्शन में इसी क्लोज लूप के अगेंस्ट। अगर इसी क्लोज लूप के अलॉन्ग हैं तो B और DL के बीच में एंगल 0, cos 0 का वैल्यू 1 और B का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो एक दो स्टेप स्किप कर सकते हैं आप B का। अच्छा, हम लोग अभी स्टेप स्किप कर रहे हैं, आप लोग स्कूल या बोर्ड एग्जामिनेशन के डेरिवेशन में स्टेप स्किप ना करें, है ना। हम लोग क्योंकि बार बार वही स्टेप कर रहे हैं तो अब स्किप कर सकते हैं, आप लोग को ऐसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जब डेरिवेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन में तो आप स्टेप स्किप ना करें, है ना। म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड इज टोटल आई, यस और नो। इसलिए मैं यहाँ पे 2πr डायरेक्टली नहीं लिखा कि आप लोग एकदम ये ना करें कि इसके बाद डायरेक्टली B इंटू 2πr कर दें। इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, टोटल आई इज इनक्लोज्ड। सो B का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन वही आया जो हॉलो के आउटसाइड में आया है, और ये एक्सप्रेशन वही है जो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के केस में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो या वायर हो, तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट विच इज आउटसाइड देम। मतलब एटलीस्ट हम लोग हॉलो और सॉलिड के लिए तो बाहर पॉइंट की बात कर ही सकते हैं कि इट इज आउटसाइड द सिलेंडर। वायर के लिए नहीं कर सकते बाहर या अंदर की बात, लेकिन हॉलो और सॉलिड सिलेंडर जो है वो बिल्कुल वायर की तरह बिहेव करते हैं फॉर एनी पॉइंट विच इज लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर। तो ये B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2πr आ गया। और ये यहाँ पे अगर देखें तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक। तो यहाँ पे हमने दो केसेस देख ली और दोनों ही केसेस हमारे पास आ गए। हम लोग एक और केस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जब R इक्वल टू A हो। जब R इक्वल टू A होगा तो आप किसी में भी अगर R इक्वल टू A पुट करिएगा तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। जैसे इसमें आप पुट करके देखिए तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πa, ठीक। इसमें क्या आ गया, R इक्वल्स टू A पे म्यू नॉट आई बाई 2πa। उसी तरह से अगर आप उसमें भी पुट करिएगा तो भी R इक्वल्स टू A के बाद म्यू नॉट आई बाई 2πa आएगा। यानी कि दो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ जरूर होंगे लेकिन दोनों R इक्वल्स टू A पे मीट कर जाएंगे। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो अगर B वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो शुरुआत में एट R इक्वल टू 0 B 0 होगा, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि तब तक जब तक R A के बराबर नहीं हुआ तब तक ग्राफ B R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा। इसको हम लोग अगेन B नॉट मान लेते हैं। ये जो होगा वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब B नॉट मान लिए, ये R इक्वल्स टू A पे आता है। यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये B नॉट पे कट करेगा, और इसके बाद का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये जो रीजन है ये जो R है वो 0 से A के बीच में, यहाँ पे जो R है वो A से बड़ा है। तो जब A से बड़ा है R इज ग्रेटर देन A, तब B जो है वो 1/R के प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑल्सो। तो आई होप कि आप लोगों को सॉलिड सिलेंडर का भी डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को दोनों ही समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड के डेरिवेशंस को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ ही हम लोग का एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन
कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।